वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने बड़े भाई के चैनल खत्री सर अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज ऐसी बात करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बड़ी ही सटीक बात है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोज़ टेस्ट के रूल्स, पैटर्न्स और ये रूल्स और पैटर्न्स को पढ़ के अपने पास रख नहीं लेंगे मेरे भाई। ये रूल्स और पैटर्न्स को पढ़ कर के अपने साथ-साथ में कुछ ऐसे सॉल्यूशंस करेंगे जो आपको बताएँगे कि ये रूल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, समझने कितने ज़रूरी होते हैं कि इन रूल्स के बेस पर ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। मेरा जो मोटिव है वो है आपको सफल बनाने का ऐसा प्रयास करना, जो आप फ़ील करें, महसूस करें कि सर ये जो रूल्स हैं, हमने सुने ज़रूर थे कि रूल्स होते हैं क्लोज़ टेस्ट के। लेकिन हर बार क्या होता है रूल्स बताने का बोल करके और फिर मैंने देखा कि क्लोज़ टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाता है, जिससे रूल्स तो कहीं और चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये एन्श्योर कर रहा हूँ कि ये क्लोज़ टेस्ट की क्लास पहली है और ये फर्स्ट क्लास ही फर्स्ट क्लास होगी। इसके बाद की जो भी सारी क्लासेस होंगी, उसमें रूल्स का लेवल बढ़ता चला जाएगा। आज की जो क्लास है, इसके अंदर रूल्स का लेवल बहुत ही सिंपल रखा हुआ है, जिससे बच्चों की बिगिनिंग अच्छी हो जाए, है ना? तो यहाँ से हमारी जो तार्किकता है ना, वो हमें डेवलप इस लेवल पे कर लेनी है कि भैया जब फाइनल में बैठो, मेंस में बैठो, प्री में बैठो, आप कहो सर क्लोज़ टेस्ट अब मेरा गलत नहीं हो सकता। ठीक है? तो एक बार वही मेरे साथ में बोल दो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। बोलो राधे राधे हर गोविंद राधे राधे। चलो भाई अब पढ़ेंगे। अभी आनंद का माहौल बनेगा भाई। देखो ध्यान से पढ़ना। पहला वाला जो रूल है वो क्या बोलता है ध्यान से समझेंगे भाई। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली, फाइंड आउट वेदर द थीम। पैसेज को बड़ा ही ध्यान से पढ़ो। केयरफुली क्या होता है सावधानी से पढ़ो पैसेज जो दिया हुआ है। क्लोज टेस्ट के लिए जो पैसेज दिया होगा, बड़ा ही सावधानी से पढ़ना होगा। फाइंड आउट पता करना होगा वेदर द थीम ऑफ द पैसेज। वेदर क्या होता है? वेदर और जुड़ करके दो तरफ की बातें करते हैं। जैसे ये वेदर है, ये और है, ये कंजंक्शंस है। तो इसके एक तरफ कोई बात और होगी और दूसरी तरफ कोई और बात होती है। तो क्या बोल रहा है? वेदर द थीम ऑफ द पैसेज इज नेगेटिव। क्या पैसेज की थीम नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये हमें पैसेज पढ़ के पता करना होगा। इट विल असिस्ट यू। ये आपको असिस्ट करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा, ये आपकी भाई सहायता करेगा क्लोज टेस्ट को रिजॉल्व करने के लिए। बड़ी ही खास बात है, समझो कैसे? मान लो एक पैसेज मेरे पास में आता है। लेट्स से एक पैसेज मेरे पास में आया और इस पैसेज की जो थीम है, मैंने पैसेज पढ़ लिया पूरा का पूरा। जितने भी ऑप्शंस थे ना दिए हुए, मान लो मेरे पास ऑप्शन था एक, मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5। मैं ये मान लेता हूँ मेरे पास ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे, ठीक है? क्या थे? मेरे पास ये 5 फिल-अप्स थे, मेरे पास ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे। मैंने ये पढ़ लिया भाई इस प्रकार से मुझे फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए 5, है ना? 5 ब्लैंक्स मुझे दिए हुए हैं और हर एक ब्लैंक का क्या होता जा रहा है, अगर आप नोट करोगे, थोड़ा-सा पेन चेंज कर लेते हैं, बताना मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हर एक ब्लैंक के अंदर क्या होता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शंस होंगे, ठीक है? समझ रहे हो? एक पहले थोड़ा-सा बेस बना लेते हैं, ठीक है? बेस बना लेंगे ना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एंड आई एम हियर फॉर क्लैरिटी। मेरा मकसद क्लैरिटी देना ही है। भाई आराम से पढ़ोगे, घास नहीं काटोगे, चीज़ें समझ लोगे ना, तो आगे वाले जो क्लोज़ टेस्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो रूल्स प्रैक्टिस करेंगे, वो रूल्स, वो क्लोज़ टेस्ट आप कहोगे सर अब आनंद की स्थिति आ रही है, अब डर खत्म हो गया है। डर खत्म करना है भाई, ठीक है? टाइम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अपने पास में 1 नंबर पे एक क्वेश्चन आएगा, फिर एक सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आएगा, थर्ड नंबर पे क्वेश्चन होगा, फोर्थ पे क्वेश्चन होगा, फिफ्थ पे क्वेश्चन होगा। अब इन सभी क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शंस होंगे 1, 2, 3 और ये 4। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास हर एक क्वेश्चन में दिए होंगे और ये मान लो 5 क्वेश्चंस हैं। अब अपन ने अगर पैसेज अच्छे से पढ़ लिया
और अपन को आइडेंटिफाई हो गया भाई इस पैसेज की जो थीम है, इस पैसेज की थीम है डिजेक्टेड, ठीक है? या फिर इस पैसेज की जो थीम है वो है सैड, ठीक है? या फिर इस पैसेज की थीम है पेसिमिस्ट, ठीक है? तो अगर मान लो आपको पैसेज की थीम पता चल रही है, थीम क्या होता है? थीम होता है पैसेज किस मुद्दे के बारे में बात कर रहा है, पैसेज किस चीज के बारे में बात कर रहा है। अगर अपने को ये बातें भाई पता चल गई, ये बातें पता चल गई भाई पैसेज की जो लैंग्वेज है वो नेगेटिव है, तो जो चार ऑप्शंस अपने पास में दिए होंगे ए बी सी डी, 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शंस दिए होंगे। ये जो चार ऑप्शंस होंगे अपने अगर पता लगा लिया भाई पैसेज की लैंग्वेज सैड है, डिजेक्टेड है, मेलनकली है, नेगेटिव है, पेसिमिस्ट है, तो जो चार ऑप्शंस दिए होंगे ना मेरे भाई, इस चार ऑप्शंस में से सारे के सारे पॉजिटिव ऑप्शंस निकाल देना, एलिमिनेट कर देना। जैसे ही सारे के सारे पॉजिटिव ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे, जो नेगेटिव वाला होगा वो उसका आंसर बन जाएगा, ठीक है? सिमिलरली समझने का प्रयास करना, इस बात की गहराई में चलना कि मान लो आपको पता चल गया कि पैसेज तो भैया घुमाई करने की बात कर रहा है। पैसेज में बात हो रही है कि पैसा ही पैसा है, इकोनॉमी स्ट्रांग है हमारी, बात हो रही है कि इंडिया वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे है उसकी बात हो रही है, या बात हो रही है कि इंडिया जो है अब गो ग्रीन की ओर बढ़ रहा है, इधर इतने फ्लावर्स, इतने प्लांट लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर चैरिटी की बात हो रही है। आपको पता है ये सारी जो बातें क्या है? ये बातें देने की बातें हैं। जब आप प्लांट्स लगाते हो, कंट्री को फ्लावर लगाते हो, कंट्री को आगे ले जाने की बात करते हो, गो ग्रीन की बात करते हो, पॉजिटिव बात है। अगर आप बात करते हो भाई इकोनॉमिकली हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, बात कैसी है? पॉजिटिव बात है। आपको पहले फ्रेमवर्क सेट करना होगा। एक मांचा बनता है ना, कभी मांचा बनते हुए देखा है? एक मांचा बनाने के लिए पहले डोरी चाहिए होती है, ठीक है? उस डोरी को पहले एक कोने से बाँधना पड़ता है, फिर उसका दूसरा कोना वहाँ होता है। ये जो फ्रेमवर्क अगर आज तैयार कर लिया ना अपन लोगों ने, अगर अपना फ्रेमवर्क आज तैयार हो गया, अगर आप लोगों ने ढांचा समझ लिया आज, पहली बात तो ये, पैसेज को पढ़ना भाई बढ़िया तरीके से। आनंद से सेटल डाउन होकर के पैसेज को पहले एक बार आँख से निकाल लेना कि पैसेज की लैंग्वेज कैसी है? क्या पैसेज की लैंग्वेज पॉजिटिव है? अगर पैसेज की लैंग्वेज पॉजिटिव है, तो सारे के सारे आंसर्स भी कौन-सी कैटेगरी के आएँगे? पॉजिटिव आएँगे। अगर पैसेज की लैंग्वेज नेगेटिव है, नेगेटिव बात कर रहा है, मेलनकली है, सैड उदास है, डिजेक्टेड है, निराश है, हताश है, आपको लग रहा है परेशान वाली सी टोन है ना? आप व्यक्ति को पहचानते हो क्या? व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानते हैं ना कि ये व्यक्ति किस तरीके से बात कर रहा है? यार ये तो बात मान लो किसी से काम का पूछो किसी व्यक्ति से, समझने का प्रयास करना, छोटी-सी बात बता रहा हूँ, रिलेट करने का प्रयास करना। मान लो किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, किसी व्यक्ति से आपने बात करी, आपने उससे पूछा और बता काम कैसे चल रहा है? वो 2 तरीके से जवाब देगा। एक तरीके से बोलेगा भाई देखो अपन तो बिंदास है, पैसा ही पैसा आ रहा है, पकड़ लेते हो आप, पॉजिटिव आदमी है। एक कहता है ठीक है, चल रहा है, जो है सो है, क्या है टाइम पास हो रहा है, जीवन निकल रहा है, हैं? पकड़ लेते हो ना, नेगेटिव बात हो रही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इतना ही करना है। जब इतना कर लोगे ना, तो ये जो 5 क्वेश्चंस है ना, इसमें से कम 4 सही करके आओगे, चाहे आता हो, चाहे नहीं आता हो। सही बता रहा हूँ। चाहे आता हो या नहीं आता हो। क्लोज़ टेस्ट का मतलब क्या होता है? क्लोज़ टेस्ट का मतलब तो यही हुआ ना, क्लोज़ेस्ट ऑप्शंस आपको चूज़ करना पड़ता है, ठीक है? आप इस बात को समझना, व हालाँकि ये वाला क्लोज़ नहीं है, ये वाला क्लोज़ नहीं है, इस बात को समझना, कहीं आप समझ रहे हो ये क्लोज़ ये वाला, ये नहीं। ये क्लोज़ है, वो क्लोज़ है, ठीक है? तो आप समझे, अब आगे देखो, आगे बढ़ते हैं भाई। हर एक रूल का जैसे मैंने बोला आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, हर एक रूल के अंदर किस प्रकार से एग्ज़ाम्पल किस प्रकार से काम करेगा, रूल्स किस प्रकार से काम करेंगे, वी नीड टू आइडेंटिफाई, हमें ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशंस आर सेट बाय ह्यूमन बीइंग्स। जो आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, किसके द्वारा सेट की जाती हैं? ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा। इंसानों के द्वारा ही आइडेंटिफिकेशन सेट की जाती है। इतनी परख अगर आज की आप पड़ गई, इतने पारखी अगर आप बन गए ना, आपका काम भाई हो जाएगा। मेरा ये मानना है, ठीक है? अब दूसरा देखो, सेकंड देखना, इसके अपन इस वाले पार्ट के अपन 30 से 4 एग्ज़ाम्पल निकालेंगे भाई बढ़िया। हर एक रूल के निकालेंगे वैसे तो एग्ज़ाम्पल, लेकिन इस वाले पार्ट पे स्पेशल फ़ोकस करो, क्या लिखा हुआ है?
रीड बोथ द क्लोजेस केयरफुली। दोनों जो क्लोजेस हैं, अब ये क्लोजेस क्या बोला है? देखो क्या होता है, क्लोजेस होते हैं वाक्य। वाक्य, अब वाक्य जिनसे बनता है, सेंटेंस जिससे बनता है, उन्हें क्लोजेस बोलते हैं। तो रीड बोथ द क्लोजेस केयरफुली, यानी कि जो दोनों तरफ की बातें हैं, इधर एक लिखी हुई बात है, उधर दूसरी बात लिखी हुई है, दोनों को बड़ा ही ध्यान से पढ़ो। यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, आपको सही आंसर मिल जाएगा, अगर आपने पैसेज को बड़ा ही सावधानी से रीड कर लिया तो। देखते हैं कैसे। दोनों तरफ की बातें पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ आओ, ये मान लो अपना आज का क्लोज टेस्ट है, आज अपन इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, इसी के थ्रू सारे रूल्स को अपन आज ढालेंगे भाई। ठीक है, ढाना है रूल्स को, छोड़ मत देना। पकड़ करके ना रूल्स को ऐसा बना लो कि अभी तो बता रहा हूँ, सबसे सिंपल वाला लेकर आया हूँ आज, अगली बार ग्रामेटिकल डेप्थ रूल आएंगे। इसलिए पहला जो बेस है ना, बेस ही फाउंडेशन होता है मेरे भाई। जिस व्यक्ति का बेस बन गया अच्छा, जिस व्यक्ति का फाउंडेशन अच्छा बन गया, जिसने मोटे मोटे रूल्स पकड़ लिए, उसका एग्जाम में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई। देखो क्या लिखा हुआ है, द डोर बिहाइंड देम वॉज। अब ये बोल रहा है उनके पीछे का जो डोर था, यहां दे दिया इसने फिलअप कि भैया यहां पे भरो क्या था। द डोर बिहाइंड देम वॉज, यहां पर डोर कैसा था ये बोल रहा है। द डोर, डोर मतलब दरवाजा, बिहाइंड देम उनके पीछे, वॉज था, ये पूछना चाह रहा है दरवाजा उनके पीछे कैसा था। अब इसने मान लो ये चार ऑप्शंस दे दिए, वैकेंट दे दिया। वैकेंट क्या होता है? खाली होता है, ठीक है। अब वैकेंट क्या होता है? खाली होता है। सील्ड क्या होता है? बंद, सील बंद है ना, बोलते पैक है, सील्ड है, इस प्रकार से। अजार क्या होता है? अजार होता है अध खुला, आधा खुला हुआ। और अनबोल्टेड, जैसे बोल्टेड क्या होता है? बोल्टेड का मतलब होता है बंद, बोल्टेड का मतलब क्या होता है? बोल्ट लगे हुए हैं, बंद है। अनबोल्टेड क्या हो गया? खुला हुआ हो गया। अब देखो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, वो जानने के लिए ना हमें भाई यहां पर थोड़ा समझ बनानी पड़ेगी कि ये जो चीज है, देयर वॉज नो एस्केप। देयर वॉज नो एस्केप क्या बोल रहा है कि दरवाजा कैसा था बताओ, वहां पर कोई एस्केप नहीं था। तो आपने एक क्लोज तो ये वाली रीड कर ली, और एक क्लोज आपने ये वाली रीड करी, यानी आप क्लोज क्या, आप ये समझ लो भाई दोनों तरफ की बातें हैं। भाई सिंपल देसी अगर लैंग्वेज में बात करता हूँ, ज्यादा अंग्रेज नहीं बनने का प्रयास करते, तो दोनों तरफ की अगर जो बातें हैं, क्लोजेस छोड़ दो एक बारी, दोनों तरफ की जो बातें हैं अगर आपको समझ आ जाए तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहां था, द डोर बिहाइंड देम वॉज, उनके पीछे का दरवाजा कैसा था, इसका पता कैसे लगेगा? देयर वॉज नो एस्केप, बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। बचने का रास्ता नहीं था, तो क्या दरवाजा खुला हो सकता है, अनबोल्टेड हो सकता है? नहीं। अगर अनबोल्टेड होता तो भाई मेरे भागने का रास्ता तो मिलता ना, लेकिन भागने का रास्ता है ही नहीं, तो अनबोल्टेड नहीं होगा। फिर अजार, अजार क्या होता है? अर्ध खुला। तो अगर आधा खुला भी होता तो भी भागने का रास्ता तो मिल जाता, बट भागने का रास्ता नहीं है। फिर आ रहा है वैकेंट। वैकेंट क्या होता है? वैकेंट होता है खाली, जैसे बोलते हैं ना वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है। अगर खाली जगह होती दरवाजे में से तो भी भागने की जगह होती। इसका मतलब ये है, जब एस्केप था ही नहीं, जब बचने की जगह थी ही नहीं, तो दरवाजा कैसा था? दरवाजा था सील्ड, बंद दरवाजा था। द डोर बिहाइंड देम वॉज, उनके पीछे का दरवाजा कैसा था? सील्ड था, बंद था। देयर वॉज नो एस्केप, बचने की कोई जगह ही मेरे भाई नहीं थी। बात समझ आ रही है आपको? तो मेरी बात सुनो ध्यान से, कि ये तो अपन ने अभी एक पॉइंट की बात करी है। ऐसे रूल्स, वर्ड्स पे ऐसी कमांड, ऐसा डिस्कशन आज करने वाले हैं ना भाई, जो आप लोगों की सारी दिक्कतें होती है ना, इसका वन स्टॉप सोल्यूशन आपको देकर जाऊंगा हर क्लास के अंदर। लेकिन अब आपको यहाँ से सपोर्ट शो करना पड़ेगा। आप जितने भी भाई बहन हो, जितने भी लोग जुड़ते हो, आप लोगों को जैसे ही देखते हो सेशन, आते ही भाई लाइक कर दो। लाइक करने से ये सेशन दूसरे बच्चों तक पहुंचता है, उन्हें पता लगता है भाई कोई खत्री सर नाम का प्राणी है जो ऐसे बहुत समय से मेहनत करते जा रहा है।
ठीक है? उसको आप कमेंट किया करो। कमेंट करने से आपकी बातें पकड़ में आती है। शेयर किया करो अपने दोस्तों तक। अपने दोस्तों से पूछा करो, डिस्कस करया करो हर बात को, समझ रहे हो बात को? तो अभी तो शुरुआत है, ऐसे-ऐसे रूल्स आज के सेशन में डिस्कस हो जाएँगे, जो आप बोलोगे कि सर ये तो रूल्स बड़े खतरनाक है। अरे रूल्स तो छोड़ो, वर्ड्स बोलोगे आप कि सर ये तो वर्ड्स के भी रूल्स बनते हैं। तो क्लोज़ टेस्ट क्या होता है? यही तो होता है ना। भई ये नहीं कि मैं आपको ये करवा कर के चला जाऊँ तो काम हो गया, नहीं। बात पकड़ो, हर एक वर्ड के पीछे की कहानी समझना आज, फिर कहना कि सर मज़ा नहीं आया था। फिर लिख देना एक बारी सर मज़ा नहीं आया था, ठीक है? चलो भाई आगे देखते हैं अपने आप, ठीक है? एक बार फिर चलते हैं। ये रूल क्लियर हुआ? 2 रूल्स क्लियर हुए भाई। एक तो पैसेज को बड़ा ही ध्यान से, सावधानी से पढ़ोगे, ताकि उससे आपका एक बेसिक आइडिया हो जाए कि नेगेटिव बात है या पॉजिटिव बात है। बताया था ना आदमी वाला, वैसे ही पकड़ कर लेनी है। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीड बोथ द क्लोजेस केयरफुली, दोनों तरफ की बातों को बड़ा ही सावधानी से पढ़ोगे। सावधानी से पढ़ोगे तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस नहीं हो सकते। अगर आपने कोई बात को ना सावधानी से पढ़ लिया, आराम से पढ़ा आपने, तसल्ली से बैठे आप, आपने कहा यार ये ए पॉइंट पे ये बात हो रही है और बी पॉइंट पे ये बात हो रही है, तो आप क्या उसका फिलअप निकाल लोगे। आप उसका आंसर बड़ी अच्छी तरीके से निकाल पाओगे, अगर आपने ये काम कर लिए तो। तो अगर आज की क्लोज़ टेस्ट के रूल्स पढ़ लिए, आज के क्लोज़ टेस्ट के जो वर्ड मीनिंग्स हैं, वो किस प्रकार से खेलते हैं क्लोज़ टेस्ट के अंदर, अगर आज वो समझ लिया ना, आप कहोगे सर आनंद आ गया। पॉइंट नंबर स्कोर करने हैं, तो भाई धैर्य से देख लेना आराम से पूरा का पूरा, पॉइंट स्कोर हो जाएँगे, नंबर आ जाएँगे, नंबर नहीं कटने दूँगा, ये मेरी ज़िम्मेवारी है। ठीक है? चलो, आगे देखते हैं भाई। आगे देखो मेरे भाई, अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग। लिटरल क्या होता है? लिटरल होता है शाब्दिक। किसी चीज़ का सही लिख रहा हूँ क्या? हिंदी देख लेना भाई, हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे थोड़ा हिंदी मेरी वीक है। तो अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ समझना है उसका। शब्द का जो देखते हो डिक्शनरी में जो मीनिंग लिखा आता है, वो मीनिंग क्या लिखा हुआ है वो समझना है। एंड फिगरेटिव, फिगरेटिव मीनिंग क्या होता है? जो कि भाव निकल रहा है उस समय, ठीक है? जैसे एक जो वर्ड होता है ना, उस वर्ड के कई आप मीनिंग निकाल सकते हो। अगर आप बात समझो, तो आप किसी वर्ड का डिक्शनरी में तो एक ही मीनिंग होता है, जो जटिल मीनिंग होता है। जटिल यानी कि कॉम्प्लिकेटेड। डिक्शनरी में किसी भी वर्ड का बड़ा ही जटिल मीनिंग होता है, जो कि अपन उसको याद करते हैं। करते हैं ना? बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ अबैंडन, तो आप अबैंडन बता दोगे सर अबैंडन होता है भई अ, निष्कासित कर देना, त्याग देना, छोड़ देना इस सेंस के अंदर, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूँ अग्रेसिव, तो आप अग्रेसिव का मीनिंग बता दोगे, ठीक है? तो ये जो आप मीनिंग बताते हो ना, वो तो होते हैं शाब्दिक अर्थ, ठीक है? ये तो शाब्दिक अर्थ की बात आई। लेकिन जो उसके अलग-अलग सिचुएशन पे भावार्थ निकलते हैं, कि इस सिचुएशन में इस वर्ड का क्या भावार्थ निकल रहा है, या इस सिचुएशन पे क्या ये वर्ड शाब्दिक जो मीनिंग है इसका, वो इसका इस सेंटेंस के लिए सूटेबल भी है या नहीं है। समझते कैसे? धैर्य रखना। देखो, जब आपने उसका शाब्दिक अर्थ पकड़ लिया, तो आपको उसका एक आपको उस चीज़ की ठोस बात पता है, कि ठोस बात मुझे ये पता है। जैसे कई बच्चे लिखते हैं कि सर ये जो आप लिख रहे हो, इसका आप एक सेंटेंस बना के दिखा दो। तो जब आप सेंटेंस बनाते हो ना किसी भी चीज़ का, वर्ड याद करना, वर्ड मीनिंग याद करना आसान होता है, लेकिन उसके यूजेस पकड़ना, वो डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि कहाँ क्या यूजेस करवा ले उसका, पता नहीं है। तो वर्ड मीनिंग पकड़ लेते हो, अच्छी बात है। लेकिन क्या उसका अलग-अलग जगह पर क्या मीनिंग निकलते हैं, वो पकड़ना है, वो होता है इसका क्या, फिगरेटिव मीनिंग। तो लिटरल पता चल जाता है, लेकिन अपन को ये मीनिंग भी पता लगाना है, सिमिलर लुकिंग वर्ड्स का, ऐसे वर्ड्स जो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है? चलो, थोड़ा-सा इधर दोबारा लौट के आते हैं। क्या लिख रहा है? अ स्ट्रेंज लाइट, अ स्ट्रेंज लाइट, एक अजीब-सी लाइट, वॉज़, वॉज़ मतलब अब वॉज़ है तो मतलब थी, फ्रॉम अ कॉर्नर, एक कॉर्नर से थी। क्या हो रही थी एक कॉर्नर से?
वो हमें यहाँ पर फिल अप करना है, यहाँ पे हमें भरना है। अब आगे की लाइन पढ़नी ज़रूरी है। वन दैट डिड नॉट डैश द रूम, ऐसी लाइट जिसने रूम को नहीं किया। तो पहले अपन को 20 का आंसर निकालना पड़ेगा और 20वें का आंसर कैसे निकलेगा जब अपन ये पढ़ेंगे अ स्ट्रेंज लाइट, एक अजीब सी लाइट वॉज फ्रॉम अ कॉर्नर, एक कॉर्नर से क्या थी। अब चार ऑप्शन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा आ रहा है। ये है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग क्या होता है? पूर्व का, पहले का। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं इस प्रकार से, नए पेज पे लिखूं, यहां लिख दे भाई। पेन देखना भाई, पेन सही है क्या ये वाला? ठीक है, चल जाएगा काम। मान लो मैंने इस प्रकार से लिखा, प्रीसीडिंग, PRECEDING, प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब पूर्व का, पहले का। ठीक है, द प्रीसीडिंग चैप्टर, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, द प्रीसीडिंग चैप्टर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? पूर्व का अध्याय। द प्रीसीडिंग चैप्टर का मतलब पूर्व का अध्याय। लेकिन यहां क्या बोल रहा है देखो, यहां क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो लाइट है, अ स्ट्रेंज लाइट वॉज फ्रॉम अ कॉर्नर। तो प्रीसीडिंग का तो मतलब निकल गया ना, प्रीसीडिंग तो होता है पूर्व का, पहले का। फिर आ रहा है कमेंसिंग। कमेंस क्या होता है? कमेंस होता है कार्य की शुरुआत करना। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि द वर्क विल कमेंस सून, कार्य जो है बड़ी ही जल्दी शुरू हो जाएगा। देखते हो ना, कहीं निकलते हो ब्रिजेस वगैरह से लिखा होता है वर्क अंडर प्रोग्रेस, देखते हो? वैसे क्या होता है? कमेंस होता है। कमेंस होता है शुरुआत करना, बिगिन करना। ठीक है, अभी मैं सारे वर्ड्स का आपको डिफरेंस भी एक्सप्लेन करूंगा। फिर आ रहा है रेक्लाइनिंग। रेक्लाइनिंग क्या होता है? आप देखते हो रेक्लाइनिंग चेयर होती है, जब ये मतलब आप लोग आते हो ना, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, फिर वो चैनल बहुत बड़ा ग्रो हो जाता है। ग्रो होने के बाद क्या है, मुझ जैसे लोग जो आपके लिए बैठ करके दिन रात लाइब्रेरी के अंदर मेहनत कर रहे होते हैं, फिर वो एक चेयर मंगवाते हैं रेक्लाइनिंग, फिर उसके ऊपर बैठ करके वो अच्छे से मैटर तैयार करते हैं। समझ रहे हो बात को? है, तो वो रेक्लाइनिंग क्या होता है? झुकता हुआ, झुकती हुई। तो आप इसको याद कर लो चेयर जोड़ के, कि रेक्लाइनिंग क्या थी? रेक्लाइनिंग चेयर थी। अ, बढ़िया सर को चेयर दिलाएंगे, इस पे सर झुक करके आराम से बुक्स को रीड करके हमारे लिए बढ़िया मैटर बना के लाएंगे। समझ रहे हो? तो रेक्लाइनिंग चेयर हो गई। ये आ गया वर्ड एमिनेटिंग। एमिनेट क्या होता है? एमिनेट होता है प्रकाशित होना। तो लाइट क्या होती है? लाइट प्रकाशित होती है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको वर्ड का नॉलेज हो गया तो क्या हो जाएगा ये वाला, आपको अगर तीन एलिमिनेट कर दोगे, आपने प्रीसीडिंग निकाल दिया, कमेंसिंग निकाल दिया, रेक्लाइनिंग निकाल दिया, बचा क्या? एमिनेटिंग। तो एमिनेट क्या होता है? एमिनेट होता है प्रकाशित होना। अ स्ट्रेंज लाइट, एक अजीब सी लाइट वॉज, कहां से प्रकाशित हो रही थी? फ्रॉम द कॉर्नर। तो यहां पर जो सही ऑप्शन आ गया वो क्या हो गया हमारे पास में? एमिनेटिंग हो गया। एमिनेटिंग क्या होता है? एमिनेटिंग होता है प्रकाशित होना। तो लाइट के लिए बिल्कुल सही वर्ड क्या रहेगा? एमिनेट रहेगा। रिक्लाइनिंग तो देखो आप खुद ही निकाल लोगे कि रिक्लाइनिंग तो चेयर होती है ना। कमेंस क्या होता है? कमेंस होता है शुरुआत करना। और प्रीसीडिंग क्या होता है? प्रीसीडिंग होता है पूर्व का। पता चला बात का? तो ये इस प्रकार से बातों को समझना है आज। वर्ड्स पे, वोकैब पे भी फोकस करना है। वोकैबलरी अपन स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे मेरे भाई, ताकि एग्जाम में जब मेरे छोटे भाई बहन बैठे हो ना, मेरे बच्चे बैठे हो ना, बुजुर्ग हूँ मैं, आपको लगेगा बुजुर्ग हो गया हूँ, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको लगेगा सर तो यंग है, ये तो 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, थोड़ा ज्यादा ज्यादा हो गया थोड़ा सा। मतलब आपको लगेगा भाई यंग सा ही है, क्या है हमारे बराबर का ही, क्या ही पढ़ाएगा। समझ रहे हो बात को? मेरी एज हो चुकी है, मेरी आंखें अंदर जा चुकी है भाई, तुम देख रहे हो। ठीक है, ये तो भला हो, आजकल बहुत क्रीमें पाउडर्स वगैरह चल गए हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है भाई, देखो अपन सिंपल से बंदे हैं, गांव से निकले हुए लोग हैं, अपन को ये फैशन वैशन का पता रहता नहीं है। तो अगर किसी को माइंड हो भाई इन बातों का तो अदरवाइज मत लेना। चलो भाई, अब आ जाओ बात, अब जाओ
पॉइंट है ना, पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं भाई। ठीक है, एक रूल और उठाते हैं, एक रूल और उठाते हैं। अच्छा, रूल अपन ने वो पढ़ा कि हाँ, शाब्दिक वाला पढ़ लिया ना भाई, शाब्दिक और लिटरल मीनिंग का, तो थोड़ा और देखते हैं अपन, इसको एक्सप्लोर करते हैं। बट नहीं यार, आपको यहाँ पर एक बात मैं और बता देता हूँ यार। देखो, जैसे कमेंस आया ना, यहीं लिख दूँ क्या? जगह पड़ी यहीं लिख देता हूँ यार, आपको समझ आ जाएगा। कमेंस क्या होता है? कमेंस होता है, इतना बड़ा दिख जाएगा, आराम से दिख जाएगा भाई। कमेंस होता है शुरुआत करना, ठीक है? ये तो होता है शुरुआत करना। लेकिन मान लो क्लोज टेस्ट में आपके पास एक वर्ड ये आ गया, क्या आ गया? इनिशिएटिव, ठीक है? या फिर आपके पास लिखा आ गया इनिशिएट। तो देखो, ये इसका कमेंस का और इसका बहुत फर्क है। कमेंस का मतलब तो क्या होता है? आपने किसी कार्य की शुरुआत करी है, वो तो हो गया कमेंस कि लेट्स से कोई काम शुरू हो रहा है, तो उसे बोलेंगे कमेंस, द वर्क विल कमेंस सून, कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। दे विल कमेंस द वर्क सून, वह काम को बड़ी जल्दी शुरू कर लेंगे। बट डिफरेंस यहाँ पर ये है मेरे भाई, इनिशिएट अलग वर्ड है। इनिशिएट का मतलब होता है पहला कदम लेना। मान लो कोई कार्य है, आप बोलते हो भाई इसको ये बात जाके कौन बताएगा, तो उसकी पहल कौन करेगा? पहल करना, उसे बोलते हैं इनिशिएटिव, या फिर इनिशिएट वर्ब के रूप में भी आता है। तो इनिशिएटिव भी आता है, इनिशिएटिव नाउन के रूप में काम करेगा, नाउन आएगा कि मान लो आप बोल सकते हो कि आज तक आपने क्या इनिशिएटिव लिया है, क्या पहल करी है आपने। लेकिन इनिशिएट करना वर्ब है, वर्ब है, इसका मतलब है कार्य की कार्य को किसने पहल करी, ठीक है? जैसे अगर आप कोई भी चैरिटी का काम है, कोई भी अच्छा भले का काम है, तो आप बोलते हो ना कितना अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे बोला जाएगा, दिस इज अ गुड इनिशिएटिव, ऐसे बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे दिस इज अ गुड कमेंसमेंट, नहीं। कमेंसमेंट होता है कार्य की शुरुआत, दिस इज अ गुड इनिशिएटिव, ये एक अच्छी पहल है। समझ रहे हो बात को? ये आज पकड़ करनी है भाई पूरी की पूरी, ठीक है? चलो आगे देखो भाई मेरे, आगे की लाइन पे पकड़ बना लो भाई। फिर देखो इसका आंसर एक बार आप ट्राई करना, फिर मैं आपको बताता हूं। ये हो गया, अ स्ट्रेंज लाइट वॉज एमिनेटिंग फ्रॉम अ कॉर्नर, वन दैट डिड नॉट डैश डैश द रूम। एक ऐसी लाइट जिसने रूम को नहीं किया, यानी लाइट कॉर्नर से आ रही थी, एक लाइट कॉर्नर से आ रही थी, लेकिन ये लाइट कैसी थी? जिसने रूम को नहीं किया। क्या नहीं किया? वो चार ऑप्शन देखते हैं। एक वर्ड है किंडल। किंडल क्या होता है? किंडल दो तरीके से कार्य करेगा, जलाना या ज्वलित करना। अब देखो, ज्वलित करना को हिंदी के चक्कर में मत पढ़ना, बहुत हिंदी ज्यादा प्योर बोल दी मैंने। आप ऐसा समझ सकते हो, किंडल का मतलब ये होता है कि किसी के अंदर कोई चीज को जगाना, है ना? ये भी किंडल होता है। और किंडल एक चीज होती है जलाना, लाइट जलाना, तो लाइट जलाना भी किंडल है। और किसी के अंदर कोई ऊर्जा का संचार करना, वो भी किंडल है। एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे दूंगा, पहले ये वाला कर लेते हैं, आप देखना आपका कौन सा सही हुआ है, ठीक है? लेकिन देखो लास्ट में क्या लिखा आ रहा है, वन दैट डिड नॉट द रूम। अब रूम को थोड़ी जला सकते हैं, आप फायर जला सकते हो, रूम नहीं जला सकते। तो यहां पर किंडल जो वर्ड है वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? सेकंड जो वर्ड है एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश क्या होता है? बुझाना। सुनते हो ना फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो वो बुझाने का कार्य करते हैं, ये बुझाना यहां पर नहीं होगा। इग्नाइट फिर क्या हो गया? इग्नाइट फिर होता है जलाना, लाइट जलाना, आग जलाना, गैस जलाना, वो होता है इग्नाइट। लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है वो चीज पढ़ो, वन दैट डिड नॉट द रूम। रूम को कैसे जलाओगे भाई? रूम थोड़ी जलाया जा सकता है, रूम रोशन नहीं हुआ, ठीक है? तो क्या आएगा? इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट, ये मतलब है रोशन होना, जगमगाना, रोशन होना या फिर जगमगाना,
भावार्थ समझे आप? भई भावार्थ मेरा यही है कहने का, अगर आप अंडरस्टैंड करें कांसेप्ट को, अगर आप ऐसी समझ डेवलप कर लें ना कि वर्ड का एक्चुअल में देखो, अब यहाँ से समझना, किंडल वर्ड है, तो किंडल अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगा, समझ रहे हो बात को? लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? द रूम। आप रूम को नहीं जला सकते, आप फायर जला सकते हो, तो किंडल द फायर आ सकता है, सही है। किंडल द रूम नहीं आ सकता। आप रूम थोड़ी जला दोगे भाई, हैं? आग थोड़ी लगा सकते हैं रूम के अंदर जाकर के, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है बाबू, तो चिंता नहीं करनी है। हाँ, वो बाबू वाले फ़ोन पे लगे हो तो अलग बात है। हाँ, बाबू फ़ोन पे बात चल रही हो। हाँ, बाबू बोलो क्या करूँ तुम्हारे लिए? क्या कर सकता हूँ तुम्हारे प्यार में? फिर रूम जला सकते हो, फिर पॉसिबल है। फिर तो तुम दुनिया भी जला सकते हो, फिर सब पॉसिबल है, ठीक है? लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करता हूँ मैं, जोक्स अपार्ट, मज़ाक की बातें अलग हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट इफ आई टेल यू, इज़ इट पॉसिबल टू फायर द रूम? आग लगाना रूम में पॉसिबल है? आप बोलोगे सर नहीं है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो फायर होना चाहिए अगर जलाने के सेंस में है तो। रूम नहीं जला सकते। एक्सटिंग्विश तो है नहीं, एक्सटिंग्विश भी क्या होता? फायर ही तो बुझाते, तो ये भी नहीं है। फिर इग्नाइट भी क्या लेता अपने साथ में? फायर लेता, लेकिन फायर नहीं है, लास्ट में क्या है? रूम है। तो क्या आ गया? इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट क्या होता है? जगमगाना, रोशन करना। इस सेंस में ये वर्ड आता है। अच्छा वर्ड है, अच्छा क्लोज़ टेस्ट है, अच्छी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ आज, ठीक है? अब देखो, पता नहीं यार वो कैसे बनाते हैं, ऐसे करके बनाते तो हैं वो, आजकल जो बच्चे कहीं मिलते हैं वो ऐसे करके सर ऐसे करके बनाते हैं। अब मुझे ये चीज़ें नहीं आती यार, क्या करें यार? बेसिकली गाँव से हैं अपन लोग, तो अपन लोग के थोड़े-से शर्मीले लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 11th क्लास तक चुपके से बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। 11th क्लास तक मैंने किसी लड़की से बात नहीं करी थी। और 11th क्लास तक ये हाल था कि कोई लड़की मुझसे बात कर लेती थी ना, मैं छुप जाता था। कंप्यूटर रूम के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर। अगर मुझसे कोई लड़की, मुझे लगता था ना बात करने भी आ रही है, भाई साहब मैं 2-3 दिन स्कूल नहीं आता था। ये है हम लोगों की रियलिटी, समझ रहे हो? तो ये हमारा बस टीचिंग अपन को आती थी, अपन ने शुरू से वही किया, देसी से आदमी थे। बट लर्न्ड इंग्लिश, had the dream of going outside, had the dream of going to a foreign country that couldn't fulfill, पूरा नहीं हो पाया। बहुत सारी बातें होती हैं लाइफ के अंदर, बताएँगे आपको, आप फैमिली हो या आप तो कौन से पराये हो, ठीक है? अच्छा, पॉइंट पे मैं पॉइंट से यार, एक तो बातें करते-करते ना अपन कहाँ पहुँच जाते हैं यार। आपको मैं इसका थोड़ा-सा समझाता हूँ। किंडल अगर किसी एग्ज़ाम में आ जाए आपके पास, तभी क्या करना होगा? समझना बात को। पेन चेंज करें यार, पेन वही चले जा रहा है। इस किंडल वर्ड को ना अच्छे से नोट कर लेना। ये किंडल वर्ड का मतलब क्या होता है? इस किंडल वर्ड के 2 मतलब, एक तो जलाना, जो इसका अर्थ है जलाना, लेकिन एक जो इसका फिगरेटिव मीनिंग निकलता है, वो निकलता है कि किसी के अंदर कोई भाव जलाना। जैसे मैंने बोला ज्वलित करना, तो भाव जगाना। तो जगाना या जलाना 2 ही इसके मीनिंग होते हैं। जलाना इसका लिटरल मीनिंग है, और फिगरेटिव मीनिंग की बात करता हूँ तो भाव जगाना इसका मीनिंग अपने पास में आ जाता है, ठीक है? अब थोड़ा-सा इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाना। जैसे मैंने आपको बोला इस प्रकार से मैं आपको बोलता हूँ कि लेट्स से मैं आपको बोल रहा हूँ कि टीचर के वर्ड्स ने मेरे मन के अंदर इंग्लिश सीखने की भावना जगाई। तो ये जगाना हो गया ना, मतलब प्रेरित किया मुझे। तो मैं क्या लिखूँगा? द टीचर्स वर्ड, किंडल्ड, किंडल्ड द डिज़ायर टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश, या ऑफ लर्निंग इंग्लिश भी कर सकते हो, ठीक है? तो टीचर के जो वर्ड्स थे, किंडल्ड, किंडल मतलब जगा दी। अब ये जगाना वो जलाना आग वाला सेंस नहीं बनाना, लेकिन मतलब क्या बना भाई, प्रेरित कर दिया। जो अध्यापक के शब्द थे,
उन्होंने मेरे मन के अंदर किंडल्ड किया, जगाया क्या? द डिज़ायर। डिज़ायर मतलब क्या हुई? भाई डिज़ायर हुई मेरी इच्छा जगा दी। तो जो टीचर के वर्ड्स थे उन्होंने मेरे जो इंग्लिश सीखने की इच्छा थी, वो मेरे मन के अंदर जगाई। तो यहाँ किंडल्ड का ये मीनिंग निकला। ठीक है? दूसरा देखो, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ी वैरायटी आपको आ जाएगी, थोड़ी-सी वेरिएशन मिल जाएगी। अब मान लो कि आप बोलते हो क्या बोल रहे हो आप? हर स्माइल, कई होते हैं ना, कई लोग देखते हैं ना उनकी स्माइल बड़ी प्यारी होती है ना? तो हर स्माइल, उसकी जो स्माइल थी किंडल्ड, जगा दिया, क्या जगा दिया? जॉय, आनंद, कहाँ? इन माय हार्ट, मेरे दिल में। हर स्माइल किंडल्ड द जॉय इन माय हार्ट। समझ रहे हो? तो ये किंडल देखो, ये दोनों निकले कौन से मीनिंग? फिगरेटिव मीनिंग निकले। इसका मतलब है कि ये शाब्दिक अर्थ नहीं है इसके। ये अपन ऐसा मान लें कि ये सिचुएशनल मीनिंग निकले। आप ये मान लो कि जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने मीनिंग निकाल लिए। भाई जगाना इसका मीनिंग है, प्रेरित करना इसका मीनिंग है। लेकिन मैं बोलता हूँ इस प्रकार से, एक एग्जांपल लेकर के, थोड़ा-सा पेन और देख लेते हैं यार। चलो ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक सही रहेगा ना? मैं लिखता हूँ, मैंने इस प्रकार से लिखा, ही यूज्ड, उसने यूज़ किए। क्या यूज़ किए? वुड्स, लकड़ियाँ। क्या करने के लिए? टू किंडल द फायर, आग जलाने के लिए। ही यूज्ड वुड्स टू किंडल द फायर, उसने आग जलाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया। करेक्ट हो गया मेरे भाई। हर स्माइल किंडल द जॉय इन माई हार्ट, उसकी स्माइल ने मेरे मन के अंदर क्या कर दिया? एक उत्सव पैदा कर दिया। द टीचर्स वर्ड्स किंडल द डिजायर टू लर्न इंग्लिश, टीचर के जो वर्ड्स थे, उन्होंने मेरे मन के अंदर इंग्लिश सीखने की डिजायर को पैदा किया। तो आप समझ रहे हो कि एक बात तो ये कि किंडल अपने साथ में, किंडल जो वर्ड है, किंडल वर्ड के साथ में आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। लेकिन इसके 2 मीनिंग है ना? एक तो प्रज्वलित करना, और एक होता है जगाना। आप समझ रहे हो बात को? भाई जगाना इन अ सेंस मन के अंदर वो चीज़ जगाना, एक इच्छा पैदा करना, जैसे मैंने बोला, या मैंने बोला भाई आनंद पैदा कर दिया वो चीज़, या फिर मैंने क्या बोला भाई, आग जलाना। तो आग जलाने के लिए फिर किंडल के साथ में फायर ही आनी चाहिए, रूम तो नहीं आ सकता ना। तो ये भावार्थ पकड़ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो देखें कैसे। यहीं थे अपन, 4th वाले पे थे अपन, है ना? 21 पे। तो इग्नाइट भी क्या होता? अगर आप बोलते कोई स्पार्क, कोई चिंगारी है, वो चिंगारी क्या कर देती है? द स्पार्क इग्नाइट द गैस, है ना? जो स्पार्क हुआ, उसने इग्नाइट किया। क्या इग्नाइट किया? गैस को जला दिया। अब ये तो नहीं है कि वो इग्नाइट कर सकती है रूम को, रूम के लिए तो नहीं आ सकता, रूम को कैसे जलाओगे, है ना? तो इसीलिए अपने पास में हर एक बात का अगर अपन अर्थ निकालने पर आए, यानी कि आप समझो, क्लोज टेस्ट के ऐसे-ऐसे रूल्स पड़े हैं, सही कह रहा हूँ, आपको आनंद आ जाएगा। आप बोलोगे सर एग्ज़ाम तो क्रैक हो जाएगा। ऐसे ही पैराजंबल के खूब रूल्स हैं, आप देखोगे सर आनंद आ जाएगा बोलोगे। एक ही बात बोलूँगा, जो बच्चे जुड़े नए हैं, जितने भी बच्चे जुड़ते हैं, जो पुराने बच्चे भी हैं, अभी क्या है देखो, मुझे यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ नहीं आता है। सिंपल सी बात है, ना ही मुझे ये पता है कि कैसे क्या लगाना होता है और कब क्या लगाना होता है, ये भी मेरे को नहीं पता।
तो आप लोगों का एक ही ड्यूटी बनती है कि अगर आपको समझ आती है बातें, अच्छा लगता है, शेयर कर देना भाई, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना, बोल देना मामा है, चाचा है, ताया है, फूफा जो भी बोल देना। एक बात और रहेगी कि अगर आपको ये सेशन समझ आता है, आपकी बातें अच्छी लगती हैं आपको, आपको लगता है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें हमारी हैं, हमारे काम की बातें हैं, तो आप अपने ऐसे बच्चों तक भेज सकते हैं जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? बाकी तो देखो अपन हार्ड वर्क कर सकते हैं, रेस्ट इज़ अप टू यू, सारा कुछ आपके ऊपर ही सारा का सारा दामोदर है ना? चलो भाई। और आराम से पढ़ा करो हर चीज़ को, यहाँ भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो लेकिन आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ोगे तो आंसर्स मिल जाएँगे हर एक बात का, ठीक है? आगे देखते हैं भाई। तो अपना ये भी हो गया, अब 22 पे आ जाओ। एलियन वॉइस वाज़ हर्ड व्हिच साउंडेड लाइक जार्गन। जार्गन्स क्या होते हैं? जार्गन्स होती है ऐसी बोली बोली नहीं, बोली, ऐसी बोली या भाषा, भाषा लिख देते हैं, ऐसी भाषा जो समझ ना आए, ठीक है? यानी हर किसी के समझ ना आए, ऐसी भाषा हो, ऐसी लैंग्वेज हो, उसे जार्गन्स बोलते हैं, ठीक है? लेकिन लिखा क्या हुआ है? हमें यहाँ भरना है ना, तो एलियन आ रहा है, तो एलियन देखो शुरू किससे हो रहा है? अपने पास में एलियन शुरू हो रहा है ए से, और अगर बात करें ए क्या है? वोवेल है, और वोवेल के आगे आर्टिकल क्या लगता है? ए लगेगा या एन लगेगा भाई बताओ ज़रा? तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। इसको ऊपर उठा कर के ऊपर कर देते हैं। इस पर आओ और इस पर आ जाओ। इसको भी उठा कर के ऊपर कर देते हैं। ठीक है जी, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। इसको भी उठा कर के ऊपर लेना पड़ेगा भाई। तो इसको भी उठा कर के यहाँ कहीं कर देते हैं। ठीक है? तो यहाँ थे अपन, और ये देखो, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एक, लेकिन थोड़ा-सा नीचे है, उसको मैं सेट करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है? यहाँ देखो भाई, द आर्टिकल आएगा क्या? आर्टिकल द आ सकता है क्या? नहीं आएगा ना? ए आ सकता है क्या? ए एलियन बोल सकते हो क्या? ए एलियन तो नहीं बोल सकते, तो नहीं आएगा। क्या बोला जाता है? ए एन एलियन। क्या बोलोगे? एन एलियन वॉइस वाज़ हर्ड, एक एलियन की वॉइस सुनी गई थी। अब एलियन की वॉइस कैसी होती है? साउंडेड लाइक जार्गन्स, जो कैसी प्रतीत हुई? जो समझ ही नहीं आई। तो एक ऐसी वॉइस आई जो हमारे समझ ही नहीं आई। तो एलियन की वॉइस तो ऑब्वियस सी बात है, समझ नहीं आएगी। और यहीं से हो सकता है, आप अगर ध्यान से पढ़ो तो आपको आगे के आंसर्स भी बनते चले जाएँ। ठीक है? आगे देखते हैं भाई। तो ये हो गया अपना, यहाँ फिल कर दो एन। आगे देखो भाई, टू द हैप्लेस फ्रेंड्स। अब यहाँ देखो क्या लिख रहा है? एलियन वॉइस वाज़ हर्ड व्हिच साउंडेड लाइक जार्गन डैश टू द हैप्लेस फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स के लिए कैसी थी? वो जो मतलब वॉइस आ रही थी, जो कि मैंने बोला कि ऐसी भाषा होती है जार्गन्स जो समझ ना पाए। और एलियन की वॉइस क्या होती है? एलियन की वॉइस तो वैसे समझ नहीं आएँगी, वो ऐसे बोलेंगे, पों 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 पों, पों 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 पों। सुने ना आपने उसमें? कौन-सी मूवी थी वो, जादू वाली? तो उसमें बोलते हैं ना, पों 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 पों, तो समझ पाते हैं क्या? नहीं समझ पाते ना? तो समझ नहीं आने वाली होती है एलियन की वॉइस, हमें नहीं समझ आएगी, उन आपस में उनको समझ आ जाएगी। तो यहाँ अगर अपन नेक्स्ट ऑप्शंस देखें, तो फ्रेंड्स के लिए कैसी रही वो? बोल रहा है ना, देखो पीछे यहाँ क्या लिखा आ रहा है? टू द फ्रेंड, टू द हैप्लेस फ्रेंड्स। तो ये जो फ्रेंड्स थे, उनके लिए ये वॉइस कैसी थी? क्या समझ में आने लायक थी या कैसी थी, वो पूछ रहा है। तो 4 अपने पास में है ऑप्शंस। डी लिखा हुआ है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल क्या होता है? जो करेक्ट ना की जा सके। तो क्या करेक्ट करने वाली कोई बात यहाँ पर हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही। इनविंसिबल,
गाना सुना है ना? आई एम इनविंसिबल, ऐसा कुछ है? आई एम अनबिलीवेबल, ऐसा कुछ है। तो इनविंसिबल क्या होता है? अजेय, जिसको जीता ना जा सके। फिर है इंडेलिबल। इंडेलिबल क्या होता है? जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते, आप रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, ठीक है? और फिर है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल पढ़ते हो ना, रीड केयरफुली रीड द कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? एक समझ डेवलप करने वाला पैसेज, ठीक है? लेकिन यहाँ बोल रहा है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, तो क्या आप उसको समझ पाते हो भाषा को? नहीं समझ पाते। तो हमारे लिए वो भाषा कैसी हो गई, या उन फ्रेंड्स के लिए वो भाषा कैसी हुई? इनकॉम्प्रिहेंसिबल हुई। यानी कि जो एलियन थे, एलियन की आवाज आ रही होगी भाई, सीधा सा मानो, एलियन की आवाज आ रही होगी, वो आवाज ऐसी होगी, पो 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 पो, तो साउंडेड लाइक जार्गन्स, जार्गन्स की तरह लगी। जार्गन्स क्या होती है? ऐसी भाषा या ऐसी बोली जो अपनी समझ में ना आ पाए। और वो जो बोली जिसको समझ ही नहीं आ रही है, वो सब फ्रेंड्स के लिए कैसी रही? इनकॉम्प्रिहेंसिबल रही। यानी कि इट वाज नॉट समथिंग व्हिच दे कुड अंडरस्टैंड। ऐसी कोई चीज नहीं थी कि वो समझ पाए। सो इट वाज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समझ ना आने योग्य चीज थी, वो भाषा थी, ठीक है? वो हो गया। यानी यहाँ पर क्या आया? सेवंथ में हमारे पास में क्या आया? यहाँ पर कहाँ गए? यहाँ पर आ गया इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ये आ गया है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं भाई। सभी को फंडामेंटल समझ आ रहे होंगे, पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप करेगा, आपको मतलब इस लेवल पे ले जाएगा कि आपका पैसेज, क्लोज टेस्ट, सब चीजें आपकी इसमें सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। और पता है मुझे कि आने वाले जो सेशंस होंगे कितने डेंजरस हो सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपकी क्या डिमांड रहती है क्लास सेकंड की। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं और क्लास सेकंड की डिमांड करते हैं। चलो भाई आगे पढ़ेंगे भाई, आगे पढ़ो। क्या लिखा है? दे वेंट डाउन, दे वेंट डाउन डैश देयर नीज, अपने घुटनों पर चले गए। सोबिंग, सुदबुदाते हुए, रोते हैं ना उस प्रकार से, सोबिंग करते हुए। प्लीडिंग, रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीड करना, रिक्वेस्ट करना। फॉर देयर लाइव्स, अपने जीवन के लिए। तो यहाँ क्या, यहाँ भरना है अपन को। दे वेंट डाउन डैश देयर, ठीक है, नीज। तो किस पे गए? नीज पे गए। ये एक आप फिक्स फ्रेज ही मान लो, प्रिपोजिशनल अपना फ्रेजल वर्ब मान लो, वेंट डाउन ऑन, ठीक है? तो जब आप बोलते हैं ना वेंट डाउन ऑन, ये एक फिक्स बात है। इसका मतलब होता है अपने घुटनों पे जाना। तो वेंट डाउन ऑन नीज आता है, ये फिक्स है। एट नीज नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यहाँ पे ऑन इसके अंदर फिक्स के रूप में चला जाएगा, ठीक है? तो अपन यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अपना जो आंसर है वो किसका हो चुका है? 24 तक अपन कर चुके हैं। दे वेंट डाउन ऑन देयर नीज, ठीक है? ऑन देयर नीज, सोबिंग, सोबिंग क्या होता है? सोबिंग होता है सुदबुदाते हुए। प्लीडिंग, रिक्वेस्ट करते हुए। फॉर देयर लाइव्स, अपने जीवन के लिए। बट अब यहाँ थोड़ा अपन एक रूल और चेक कर लेते हैं, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है टू अंडरस्टैंड, समझना। क्या समझना? द फैमिली ट्री ऑफ वोकेबलरी, वोकेबलरी का फैमिली ट्री समझना। यानी जो वोकेब हमारे पास में आती है, जो वोकेबलरी हमारे पास में है, उस वोकेबलरी का फैमिली ट्री समझना। कि ये जो वर्ड्स हैं, मान लो लेट्स से मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ हैप्पी, ठीक है? फिर मैंने हैप्पी के साथ आपको बोला चीयरफुल, चीयरफुल के साथ मैंने आपको बोला बेयोएंट। आप बोलोगे सर हैप्पी भी वही वर्ड है, इसी का सिनोनिम क्या है? चीयरफुल है। फिर मैं आपको बोला क्या? बेयोएंट। आप बोलोगे सर बेयोएंट भी क्या है? बेयोएंट भी इसी वर्ड का सिनोनिम है। लेकिन मैंने आपको एक वर्ड और बोल दिया ऐसे ही, मैंने बोल दिया डेस्पेयर, बोल दिया मैंने डेस्पेयर। अब आपको पता लग गया कि डेस्पेयर जो वर्ड है, डेस्पेयर का मीनिंग क्या होता है? निराशा। डेस्पेयर यानी कि निराशा। तो आप बोलोगे सर हैप्पी वर्ड जो है, चेयरफुल जो वर्ड है, या बेयोएंट जो वर्ड है, या आप बोल सकते हो अपना एक्सटेसी बोल सकते हो, ठीक है? यूफोरिया बोल सकते हो, डिलाइट बोल सकते हो। ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो अगर आपको वर्ड्स की फैमिली ट्री पता चल गई कि भाई ये तो इसी
ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले-पहले बताया कि मान लो आपको समझ आया कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ये वाले 1, 2, 3, 4 जब आपको ये आइडिया हो गया कि भाई ये जो 4 ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शंस में से मुझे आइडिया हो चुका है कि ये 3 एक ही परिवार के हैं। चाहे सिनोनिम के क्वेश्चंस भी करते हो एंटोनिम भी करते हो, कुछ भी करते हो ना, अगर फैमिली ट्री पता लग गई वोकैब्युलरी की, तो आधा काम आसान हो जाएगा। यानी अगर आपको पता लग गया, भई ये जो 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, इस 4 वर्ड्स में से 3 वर्ड्स एक ही फैमिली ट्री के हैं, एक ही फैमिली के हैं और 1 वर्ड अलग है। तो आप अगर ये डिफरेंशिएट कर पाएँगे, अगर आप ये अंडरस्टैंड कर पाएँगे कि ये जो वर्ड एक वर्ड है, ये ही डिफरेंट वर्ड है, बाकी 3 तो सेम ही फैमिली के हैं, तो आपके आंसर सही आने लग जाएँगे भाई। ठीक है? देखते हैं कैसे। मैंने चीयरफुल वाला आपको बता दिया है हालाँकि, फिर भी अपन प्रैक्टिस जो है अपने प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को करके चलेंगे भाई। क्या लिखा आ रहा था? बट द डैश साउंड कंटिन्यूड। देखो, ये तीनों लाइन की अगर आप देखो, एक सिचुएशन बन रही है। पहले क्या बोला? जैसे मैंने बोला कि इसलिए मैंने बोला कि पैसेज को ध्यान से एक बार रीड कर लेना। अगर आप पैसेज को ध्यान से रीड कर पाओगे ना, तो आपको कभी भी मेरे भाई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इस बात को समझो, यहाँ वर्ड में लिंक कर देता हूँ मेरे भाई, यहाँ वर्ड आया था जार्गन और जार्गन्स क्या होते हैं? जार्गन्स होते हैं ऐसी भाषा, जिस भाषा को अपन समझ ना पाएँ। तो अगर आपने इस वर्ड को लिंक कर लिया था, तभी तो यहाँ पर वो वर्ड आया ना इनकम्प्रिहेंसिबल यानी कि असमझने योग्य, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे असमझने योग्य आया, यहाँ पे जार्गन्स आया, ऐसी भाषा जो समझ नहीं आती है। तो जब आप यहाँ पहुँचोगे ना बट द डैश साउंड्स कंटिन्यूड लेकिन आवाज़ें आती रही। तो आवाज़ें कैसी आती रही? आपका जो ऑप्शन है, आपके जो आंसर्स हैं, आपको यहीं से मिल जाएगा। अब मान लो ऐसी लैंग्वेज थी वो वाली जो आपके लिए समझना मुश्किल थी, तो क्या वहाँ पे कस्टमरी आ जाएगा? कस्टम से जुड़ी हुई वर्ड है, कस्टमरी तो नहीं हो सकती, ठीक है? मतलब रीति-रिवाज वाली। रेगुलर, रेगुलर क्या होती है? जो दैनिक यूज़ में आती है, दैनिक यूज़ में आती तो समझ आ जाती, ये भी नहीं हो सकता। फ़ैमिलियर, फ़ैमिलियर क्या होता है? चित परिचित होती है, जिससे हम फ़ैमिलियर हैं, जो हमारे समझ में आती है, ठीक है? ये क्या आ गया? बिज़ार और बिज़ार क्या होता है? अजीब-सी, अजीब से या अजीब-सी। तो आपको समझ आता मेरे भाई यहाँ पर कि यहाँ जो आएगा ना अरे! कहाँ गए भाई? कि यहाँ जो आता ना हमारे पास में बट द बिज़ार साउंड्स कंटिन्यूड आता क्योंकि हमारे पास में अगर बात समझो पहले वाले वर्ड से इक्वेशन क्लियर हो चुकी थी कि जो बातें चल रही हैं, वो सारी नेगेटिव चल रही हैं। जार्गन था, भाषा ऐसी थी समझ नहीं आए। इनकम्प्रिहेंसिबल थी, समझ ना आने योग्य थी। तो इसलिए जो यहाँ वर्ड बैठेगा वो बिज़ार बैठेगा। बिज़ार होता है अजीब से, अजीब सी आवाज़ें, ठीक है? चलो भाई, तो फ अगर आपको फैमिली ट्री पता है जैसे मैंने बोला ये वाले वर्ड्स, अगर आपको इन वर्ड्स के फैमिली ट्री पता होते, जैसे फ़ैमिलियर, चित परिचित, रेगुलर, दैनिक, तो चित परिचित वही तो होती है जिससे आप दैनिक टच में रहते हो। ठीक है? और कस्टम क्या होते हैं? कस्टम होते हैं जो हमारे रीति-रिवाज में फ़ॉलो होती है, रेगुलर फ़ॉलो होती है, ऐसी बातें। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों मिलकर के एक फैमिली ट्री बना देंगे और ये वाला जो वर्ड है मेरे भाई बिज़ार, ये एक अलग वर्ड बनेगा। इतना आइडिया हम लोगों को लगा लेना है मेरे साथी। और इतना आइडिया अगर लगाने लग गए ना, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा मेरे भाई। ठीक है? आगे देखेंगे भाई। आगे क्या लिखा आ रहा है? स्लोली, धीरे से, स्लोली अ फ़ोम सीम्ड टू डैश एक फ़ोम प्रतीत हुई क्या? राइट बिफोर देयर आईज़ उनकी आँखों के सामने आती हुई। एक फ़ोम प्रतीत हुई, अ फ़ोम सीम्ड टू डैश क्या प्रतीत हुई? राइट बिफोर देयर आईज़ उनकी आँखों के सामने। तो देखो भाई, एक फ़ोम क्या प्रतीत हो सकती है? 4 ऑप्शंस दिए हैं।
डिराइव, डिराइव क्या होता है? निकालना, जैसे निष्कर्ष निकालना, तो डिराइव हो गया। डिराइव कंक्लूज़न, इसके साथ में कंक्लूज़न निकाल सकते हो, ठीक है? लेकिन वो क्या बोल रहा है कि एक क्या आई सामने, यहाँ पढ़ो ध्यान से, लिखा क्या आ रहा है? अ फ़ॉर्म सीम्ड टू, फ़ॉर्म क्या होता है? फ़ॉर्म होता है आकृति, ये समझना। मैं अंग्रेज़ी झाड़े जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, लेकिन ये समझाना ज़रूरी है मेरे भाई। ये क्या है? आकृति। तो कोई आकृति है, आकृति मतलब कोई आकृति बन रही है कोई, तो ये तो फिज़िकल चीज़ हुई ना। कंक्लूज़न क्या हुआ? कंक्लूज़न तो हुआ निष्कर्ष, वो आप देख थोड़ी सकते हो, वो तो आप डिराइव कर सकते हो। लेकिन एक फ़ॉर्म है, एक आकृति है, वो थोड़ी निकलेगी किसी के अंदर से, समझ रहे हो? जैसे मान लो मैंने आपको ये सारा पैसेज पढ़ा लिया, ये क्लोज़ टेस्ट पूरा करवा लिया, आप 2 निष्कर्ष निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर क्लास अच्छी थी, या एक निष्कर्ष निकलेगा क्लास ठीक-ठाक थी। एक निकाल सकते हो क्लास बुरी थी, लेकिन क्या बुरी दिखेगी? बुरा वर्ड दिखेगा आपको? क्या अच्छा वर्ड दिखेगा? क्या आपको ठीक-ठाक वर्ड दिखेगा? ये चीज़ें दिखती नहीं है। तो डिराइव क्या कर सकते हो आप? आप कंक्लूज़न डिराइव कर सकते हो, फिज़िकल चीज़ डिराइव नहीं कर सकते। ये क्या है? आकृति है कोई चीज़। तो एक आकृति क्या हुई? अ फॉर्म सीम्ड टू, एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक्सट्रैक्ट भी होता है क्या? कहीं से लेना, कहीं से लेना। जैसे मान लो आप अगर मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ एक संस्कृत का मैं कुछ बोल देता हूँ, जैसे कि मैंने बोल दिया लेट्स से मैंने बोला कुछ भी जननी जठोरा, चिलमा जखोरा, विषमा बंदना पासे। जननी जखोरा, चिलमा जठोरा, विषमा बंदना पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोहे, एक बार प्रभु देखा दिया मोहे, वाणी चले दीना दासे। मैंने ये बोल दिया आपको, ये संस्कृत का है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये जो मैंने बोला है अभी श्लोक, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज। ये कहाँ से लिया गया है? संस्कृत लैंग्वेज से निकाला गया है, ठीक है? मान लो ये इंग्लिश में मैंने लेकर के बोल दिया, लेकिन इसका मूल क्या हुआ? मूल इसका हुआ संस्कृत लैंग्वेज। समझ रहे हो? तो संस्कृत लैंग्वेज से निकाल करके अपन ने इंग्लिश में लिया, उसे बोलते हैं एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है? जैसे एक और बोल देता हूँ मैं आपको, इसका मीनिंग बता दूँगा इस वाले का, आपको समझ आए ताकि अ, आदर रशेले, सौजना खेले, हासिया खाता नुकाला, ठीक है? सौजना पालना, सौजना पालना कोरी माया जाल है। तो आप ये समझ सकते हो कि अ, ऐसा बोला जा रहा है कि मैंने जन्म लिया, और वो जन्म लिया था कि मैंने मेरे जो अपने जो लोग हैं मुझे वो पालते हैं और मुझे हँसते-खिलाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि स्वजन का पालना, यानी कि अपने जो अपन को पालते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। पालने वाला कौन है? सुप्रीम गॉड है। ठीक है? तो ये भी कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ? ये भी संस्कृत से एक्सट्रैक्ट हुआ। तो एक्सट्रैक्ट मन का वर्ड का मीनिंग क्या है? निकालना कहीं से, लेना कहीं से। तो ये फिजिकल नहीं हो सकता, और फिजिकल भी अगर होगा तो आप आकृति के रूप में नहीं ले सकते, कोई आकृति नहीं निकलती, ठीक है? एक्सट्रैक्ट नहीं होती। अज़्यूम का मतलब क्या होता है? अज़्यूम का मतलब होता है मान लेना, कि मैंने ऐसा मान लिया। आई अज़्यूम्ड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? क्या बनेगा? एमर्ज, एमर्ज क्या होता है? सामने खड़ी होना, एमर्ज होना, सामने निकलना, एमर्ज। तो अगर एमर्ज वर्ड की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये सही रहेगा यहाँ पे कि A foam seemed to emerge right before their eyes. एक आकृति उनकी आँखों के सामने खड़ी होती हुई दिखी, इमर्ज होती हुई दिखी, निकलती हुई दिखी। इमर्ज होना इस प्रकार से, ठीक है? तो अगर आप पढ़ो, तो हमारी जो लैंग्वेजेज़ हैं, हमारी जो रिलीजियस बुक्स हैं, चाहे किसी भी रिलीजन की है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, आप ये बात समझना कि वो जो बुक्स है ना, रिलीजियस बुक्स खास करके, उसमें बहुत सारी बातें दिखाई जाती हैं कि ये ऐसे निकला था। इट इमर्ज्ड फ्रॉम द रिवर,
गॉड इमर्ज्ड फ्रॉम द रिवर, गॉड क्या है, रिवर से निकले बाहर, क्योंकि गॉड क्या है, गॉड एक फिजिकल आपके सामने एलिमेंट आए। आप ये नहीं बोल सकते गॉड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिवर, गॉड डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर, ये नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो फिजिकल नहीं है ना। फिजिकल के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इमर्ज्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। एक लास्ट रूल है वो पढ़ लेते हैं, फिर अपन आज की क्लास को समाप्त करेंगे। और मुझे पता है कि आपको ये क्लास बहुत हेल्प करने वाली है। डीप डाउन इन माय हार्ट आई नो ये क्लास आपकी बहुत बहुत स्पेशल होने वाली थी और हुई भी होगी। जिस प्रकार से आपको मैंने हर एक चीज़ को बताने का डिटेल ओरिएंटेड होके बताया है, यही आपका गेम निकालेगा भाई। आगे देखो, डेवलप साउंड नॉलेज ऑफ फ्रेजेस। आपको जो फ्रेजेस हैं उसका नॉलेज डेवलप करना होगा मेरे साथी। जितने भी फ्रेजेस होती हैं, फ्रेजेस आप देखो कि एक फिक्स्ड 3-4 वर्ड्स होते हैं, वो फिक्स होती हैं। तो अगर आपको फ्रेजेस का पता लग गया ना ये फिक्स्ड फ्रेजेस हैं, तो आपको फिर उसमें मिस्टेक के चांसेस खत्म हो जाते हैं। लेट्स से मुझे आइडिया हो गया कि ये जो बात है ये फिक्स बात है, तो मेरे लिए मिस्टेक के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसलिए फिक्स्ड फ्रेजेस का होना, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एडियम्स एंड फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, एडियम्स का भी ज्ञान होना चाहिए। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस है उसका भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप क्लोज टेस्ट क्रैक करना चाहते हो, सिर्फ बातों से काम नहीं पड़ेगा भाई, वोकैब डेवलप करनी पड़ेगी। ईडीएम्स आपको अच्छे खासे लेवल की याद होनी चाहिए, कम से कम भी आपके भंडारे में 1000 ईडीएम्स होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ईडीएम्स का भी एक वर्ड लास्ट में खाली छोड़ देते हैं और बोलते हैं ये बताओ क्या आएगा। फ्रेजेस का आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए। फ्रेजेस में भी क्या होता है, लास्ट में कई बार वर्ड खाली छोड़ देते हैं, फिर बोलते बताओ भाई यहाँ क्या आएगा। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस तो बहुत जरूरी है। क्लोज टेस्ट की जान होती है फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। सेंटर ऑफ क्लोज टेस्ट बोलूं तो फिर ये होती हैं क्या, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। अगर आपको ये आइडिया हो गया कि ये इस वर्ड के साथ में ये प्रेपोजिशन फिक्स चलती है, तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प तो अपने आप ही हो जाती है क्लोज टेस्ट के अंदर खास करके, ठीक है। तो ये समझना बात को आप। चलो भाई अपने अब लास्ट के 2 सेंटेंसेस से निकाल लेते हैं। विच क्या आ रहा था यहाँ पे, अ फॉर्म सीम्ड टू emerge right before their eyes which dash their blood and chilled their dash। अब देखो ये क्या है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना था। यहां देखो दिया विच डैश डैश देयर ब्लड, उन्होंने उसके ब्लड को क्या किया, जो वो फ्रेंड्स थे ना उनका ब्लड क्या हुआ, एंड चिल्ड देयर। अब यहां बात समझना, ये डर के लिए आ रहा है सारा कुछ जो है ना, विच डैश देयर ब्लड। अगर आपको पता होता, तो अगर आपको फ्रेजेस का नॉलेज होता, तो एक बोलते हैं कर्डल्ड ब्लड। कर्डल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, एक डर के मारे क्या होता है, खून जम जाता है कई बार है ना, तो उससे बोलते हैं डर का माहौल पैदा हो जाना, उससे बोलते हैं कर्डल्ड ब्लड। तो यहाँ पर अगर आपको पता होता, बिना ऑप्शन देखते आप बोलते भाई यहाँ पे तो कर्डल्ड आ जाएगा। और देखो फिर चिल्ड आ रहा है ना, चिल्ड के साथ में क्या होता है, बोन्स आता है। इसका मतलब होता है डर जाना भयंकर रूप से। एक का मतलब तो क्या है, कर्डेड ब्लड का तो मतलब है भय पैदा करना। लेकिन चिल्ड देयर बोन्स का मतलब क्या होता है, चिल्ड बोन्स का मतलब होता है, मतलब डर बन जाना अंदर, डरना किसी चीज से, ठीक है। देखो देखते हैं भाई, ऑप्शंस देखते हैं। पहले उसका ऑप्शन, हाँ इस वाले का, विच डैश देयर ब्लड, ब्लड को क्या कर दिया। 4 ऑप्शन है। फ्लो क्या होता है, बहना, बहेगा नहीं भाई ब्लड, क्योंकि वो फिक्स है बात वो वाली। स्पिल, बिखरना नहीं होगा। लॉक, बंद होना नहीं होगा। कर्डल्ड, याद रख लेना, कर्डल्ड देयर ब्लड एक फिक्स फ्रेज है जिसका मतलब होता है डर का माहौल पैदा होना, ठीक है। तो यहाँ पे तो कर्डल्ड आ गया। और फिर क्या आ रहा है, एंड चिल्ड देयर, और क्या किया भाई इन्होंने,
चिल्ड देयर हेड नहीं होगा, चिल्ड देयर आईज़ नहीं होगा, चिल्ड देयर स्किन नहीं होगा, चिल्ड बोन्स आता है, इसका मतलब होता है कि डर की परिस्थिति बहुत भयंकर बन जाना, ठीक है? और लास्ट क्या लिखा हुआ है? लास्ट में कुछ क्वेश्चन है क्या? तो यहाँ पर क्या आएगा? देयर आईज़ व्हिच curdled their blood and chilled their bones, it was formless mass with no face। ये फॉर्मलेस बिना आकार का मास यानी कि मास का मतलब ये मान लो कि एक गत्था था एक, जिसकी आकृति नहीं थी, कोई आकृति नहीं थी। अब आपके सामने कोई ऐसी चीज़ इमर्ज हो जाए, जिसका ना चेहरा है, ना आँख है, ना कान है, ना कुछ है और अंधेरे के अंदर आ जाए, तो आप बिल्कुल डर जाओगे ना? तो ये दोनों बातें डर के लिए आई। चिल्ड, ठीक है? चिल्ड बोन्स आता है और कर्डल्ड आता है क्या? ब्लड आता है। ध्यान रखना अगर आपको फिक्स फ्रेजेस का नॉलेज हो जाएगा, ये अपने आप कर लोगे। अगर आपको इडियम्स का नॉलेज हो जाएगा, ये वाला पार्ट अपने आप हो जाता है कवर, ठीक है? और अगर आपने वोकैब पे इतना काम कर लिया, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो अगर देखो, अगर आज आपने कंक्लूजन निकाले अपने, तो क्या करेंगे? क्या बताना मुझे कमेंट करके, क्या कंक्लूजन इमर्ज करेंगे, अज़्यूम करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे या डिराइव करेंगे? भाई मुझे ये बताना पहली बात तो। तो अगर आज के टॉपिक में से अपन कंक्लूजन निकालते हैं मेरे भाई, तो देखो ये 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था भाई पैसेज को बड़ा ही ध्यान से पढ़ लेना। तो आपको पता लगा जब वो 3 पॉइंट्स आए, जहाँ पे जार्गन आया, इनकम्प्रिहेंसिबल आया, तो फिर तीसरा वर्ड नेगेटिव ही आना था। बिज़ार ही आना था वहाँ पर मीनिंग। इनकम्प्रिहेंसिबल क्या था? जिसको समझा ना जा सके। उससे पहले था जार्गन, ऐसी लैंग्वेज जो समझी नहीं जा सकती है। और बिज़ार क्या होता है? अजीब-सा होता है। ठीक है? रीड द क्लॉजेस केयरफुली। अगर आप दोनों तरफ की बातें, ए पॉइंट की बात और बी पॉइंट की बात ध्यान से पढ़ लेंगे, तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। शाब्दिक अर्थ समझने हैं, साथ-साथ में इसके और क्या भावार्थ निकलते हैं। जैसे किंडल हमने पढ़ा, किंडल के कितने सारे अलग मीनिंग और निकल सकते हैं, तो वो होना ज़रूरी है। द फैमिली ट्री ऑफ वोकैब्युलरी, वोकैब भैया सिनोनिम हो, चाहे एंटोनिम हो, आपको बहुत अच्छे लेवल पर पता होने चाहिए। अगर सिनोनिम, एंटोनिम अच्छे लेवल पे पता होंगे, अपना काम वैसे हो जाएगा। ये ज़रूरी है। लास्ट वाला फिर बोल रहा हूँ, ये टीचर के हाथ में नहीं होता। बड़े-बड़े धुरंधर टीचर भी यहाँ पर मार खा जाते हैं। इवन अगर मैं भी हूँ, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जो मेरे नॉलेज की नहीं है ना? तो मुझे पता नहीं चलेगी। तो फ्रेजेज़, इडियम्स, अ, फिक्स प्रीपोज़िशंस, ये बच्चे को खुद से पढ़नी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। अगर ये काम आज जो मैंने आपको बातें बोली हैं आज पूरे सेशन के अंदर, अगर आपने ध्यान लगा कर के मेरी सारी बातों को नोटिस कर लिया हो और अगर आप मेरी सारी बातों को फॉलो कर लें आज, तो आप समझना भाई कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो ही जाएगा, ठीक है? तो ये पहला पार्ट था क्लोज़ टेस्ट का। अगली बार लेके आएँगे सेकंड पार्ट, लेकिन उससे पहले एक टारगेट रखते हैं कि इस क्लोज़ टेस्ट के ऊपर कम से कम भी भाई आप लोगों ने 100 लाइक्स करवाने हैं। अब आप कैसे करवाते हो, क्या करते हो, मुझे नहीं, मेरे नॉलेज का नहीं है भाई, यूट्यूब मेरे नॉलेज का नहीं है। 100 लाइक्स करवाने हैं, एटलीस्ट 10 बच्चों के कमेंट तो आने चाहिए कि सर मज़ा आया, तो फिर ऐसा मोटिवेशन अंदर से मिलता है, सेकंड पार्ट बनना चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं भाई अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राधे।